और दोस्तों, मैं जीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आया हूं, जिसका पहला चैप्टर यहाँ पर स्वर्ण जो वर्ण है, वर्ण विचार पर वो वीडियो में डाल चुका हूं। और उसका दूसरा चैप्टर है उसका इतिहास। तो देखिए, वैदिक काल कब से स्टार्ट था। ये 1500 लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में था, जिसमें से वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व था, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में था। यहाँ से अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृत का विकास अगर देखा जाए तो इसमें पाली का जो भाषा था ये 600 ईसा पूर्व से और प्रथम तक था। फिर प्राकृत प्रथम से लेकर के 500 ईस्वी तक था। फिर अपभ्रंश जो था वो 500 लेकर के 1000 ईस्वी तक था। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो मध्यकालीन आर्य भाषा था। इसमें अभी बताएंगे कैसे कौन सी भाषाएं थी। पहले अपभ्रंश भाषाएं जो थी उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे सौर सैनी अपभ्रंश भाषा थी। दूसरा थी मागधी अपभ्रंश भाषा। फिर था पैसाची अपभ्रंश। फिर था अर्ध मागधी अपभ्रंश। फिर था महाराद्री अपभ्रंश। फिर था ब्राचड अपभ्रंश। फिर था खस अपभ्रंश। इसमें से तीन जो मुख्य चार भाषाएं थी, तीन वो देख लीजिए। जैसे पश्चिमी हिंदी से विकसित उपभाषाएं वो कौन कौन सी थी। कन्नौजी भाषा थी, ब्रज भाषा, यानी पहली क्या थी कन्नौजी, दूसरी थी ब्रज भाषा, तीसरी थी बांगलुरु भाषा। फिर इसके बाद में बुंदेली भाषा बुंदेलखंड से बोली जा रही थी। फिर खड़ी बोली थी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो राजस्थानी, यानी राजस्थानों से विकसित भाषा कौन कौन सी थी। एक मारवाड़ी भाषा थी, फिर ढूंढाड़ी भाषा, फिर मालवी भाषा थी, फिर हड़ौती भाषा। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो मेवाती भाषा थी, फिर बांगड़ी भाषा, फिर अगर देखा जाए तो मेवाड़ी भाषा थी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो बिहारी से, यानी बिहार से विकसित जो उपभाषा थी उसमें थी पहली मैथिली भाषा, यहाँ के मैथिली शरणगुप्त जी थे। फिर भोजपुरी भाषा थी, फिर मगही भाषा। तो ये कुछ इनकी उपभाषाएं थी। ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये वैदिक संस्कृत का विकास जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ इनकी महत्वपूर्ण यानी विशेष जो पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। फिर ये जो मध्यकालीन आर्य भाषा थी इसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे कि इसको कितने भागों में बांटा गया था। यहाँ से अपभ्रंश से जो 500 यानी 1000 ईसा पूर्व से अब इसके बाद की जो भाषाएं होंगी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए विशेष में क्या लिखा है, इस पॉइंट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट। यानी पंजाबी का अर्थ क्या होता है, 5 नदियों के देश की भाषा। तो यहाँ पर यानी इसकी लिपि गुरुमुखी है। इस लिपि की खोज सिखों के दूसरे गुरु अंगद, जिनका दूसरा नाम लहना था, को दिया जाता है। सिखों का धर्म ग्रंथ अगर देखा जाए तो आदि ग्रंथ है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु माने जाते हैं, महत्ता मिली है, जिसमें गुरु नानक जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं और पहले गुरु भी इनको कहा जाता है, जो सिकंदर यानी लोदी के टाइम पीरियड के थे। फिर उड़ीसा भाषा वाली जो थी, उड़ीसा की भाषा है क्या, ये आप यहाँ से देख सकते हैं उड़ीसा भाषा। और उसकी उत्पत्ति द्रविड़ शब्द यानी द्रोण से हुई है, ये आपके लिए यानी ओर से हुई, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में देखा जाए सिंधी भाषा, ये सिंध नदी के आसपास बोली जाने के कारण इसे सिंधी या कहलाई। इसकी लिपि फारसी लिपि का आधार है। फिर अगर देखा जाए नेपाली भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। यानी जो हमारे यहाँ की है वही नेपाली भाषा की भाषा है, देवनागरी लिपि। इसके बाद में अब हम लोग जो 1000 के बाद यहाँ से अपभ्रंश की भाषा के बाद या 1000 ईस्वी के बाद से कौन सी भाषाएं चली थी उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखा जाए तो इसको हिंदी साहित्य का इतिहास भी कहते हैं, जिसमें आदिकाल यानी इसको बांटा गया आदिकाल, फिर भक्त काल में बांटा गया है, फिर रीत काल में बांटा गया है, फिर इसके बाद में आधुनिक काल में बांटा गया है। तो इसमें से
जो हम लोग का आदिकाल है यानी 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक, इसमें धार्मिक, इसमें क्या इम्पोर्टेंट था वो हम लोग देखते हैं। यानी 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक इसमें इम्पोर्टेंट था, धार्मिक को महत्व दिया गया, वीर को महत्व दिया गया, श्रृंगार की प्रधानता को महत्व दिया गया। अब किसने क्या कहा है इसके बारे में हम लोग अभी साफ साफ मिला है, वहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं। आदिकाल किसने कहा है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल। आदिकाल जो नाम पड़ा है किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। बीजक काल महाप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं भक्त काल, यानी हिंदी साहित्य का यह स्वर्ण काल है, इसको 1375 से लेकर के और 1700 ईस्वी तक इसको डिवाइड किया गया है और यहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये आप देख लीजिए, ये आदिकाल से और यहाँ से भक्त काल या स्वर्ण काल जो है, यहाँ से क्वेश्चन अभी इधर से 1000 ईस्वी के बाद से सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, जो ये भक्त काल है, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण में भी दो प्रकार से थे, एक ज्ञानाश्रयी था और एक प्रेमाश्रयी था। तो ज्ञानाश्रयी जो काव्य धारा है, इसमें संत काव्य धारा आते थे ज्ञानाश्रय में, प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य धारा के लोग आते थे। ज्ञानाश्रयी में पहले स्थान पर नानक जी थे, फिर कबीर, और इसके बाद में देखा जाए तो रैदास थे। फिर प्रेमाश्रयी में अगर देखा जाए तो जायसी जी थे। अब अगर हम सगुण काव्य धारा की बात करते हैं तो इस सगुण काव्य धारा में को भी दो भागों में बांटा गया था। इस सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला था राम भक्ति शाखा और दूसरा था कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कौन थे? तुलसीदास। आप लोग चाहें तो इसको नोट करते रहिए। और कृष्ण भक्ति शाखा के कौन थे? पहले सूरदास, फिर रसखान थे, फिर मीराबाई थे। तो ये आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगर देखा जाए रीतकाल, रीतकाल क्या था इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। रीतकाल जो है 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में हुआ है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बताया जा रहा है। और इसमें रीतबद्ध जो है, रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतबद्ध में, फिर रीत मुक्त में, फिर रीत सिद्ध में। तो रीतबद्ध में केशवदास आते हैं, रीत मुक्त में घनानंद आता है, घनानंद जी आते हैं, और रीत सिद्ध में बिहारी आते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में देखा जाए आधुनिक काल, ये 1900 से लेकर के अब तक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग जो हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको नवजागरण काल का समय कहा जाता है। द्विवेदी युग, स्वच्छंद मतलब फिर छायावादी युग, और इसके बाद में प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोजनवादी युग। तो ये इतने आपकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के। इसके बाद में हम लोग अब देखेंगे कि आदिकाल में कौन से कवि हुए हैं। कुछ अमीर खुसरो के बारे में जान लिया जाए। अमीर खुसरो जो है आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। अमीर खुसरो के बारे में अगर देखा जाए तो आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो। इन्हें हिंदू मुस्लिम को मिलाने वाले या अलाउद्दीन के दरबारी कवि। अब इनके उपनाम जितना है वो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये पूछे जाते हैं पेपर में। हिंदू मुस्लिम को मिलाने वाले के दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। फिर तबला सितार के समझ लीजिए जनक भी रहे हैं, तबला और सितार के जनक भी माने जाते हैं। खड़ी बोली या मुकरी के जनक भी इनको माना जाता है। तोता हिंद की उपाधि धारण कर, इसमें देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको कुछ ढूंढना नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी पेपर नहीं पूछा जाता। तोता हिंद की उपाधि धारण करने वाले थे। अब अगर देखा जाए तो आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। आदिकाल का नाम कितना है वो देख लीजिए। आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल भी कहा जाता है, यानी आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, फिर इसके बाद में सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। अभी आपने देखा है कि किसको किसने क्या कहा। आदिकाल में ये आदि ग्रंथ यानी वाल्मीकि ने लिखी थी, जो रामायण की थी। यानी आदि ग्रंथ क्या था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आदि ग्रंथ क्या है तो वाल्मीकि है। और वाल्मीकि को किसने लिखा है? वाल्मीकि जो रामायण है, यानी रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। फिर भक्त काल का उदय
सबसे पहले कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भक्त काल की चर्चा हो रही है, भक्त काल का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका उदय अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में हुआ था। भक्त काल के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानुज। फिर इनके पास 12 शिष्य थे और ये शिष्य जो है दक्षिण से भक्त काल को उत्तर भारत में लेकर आए, जिसमें नानक, कबीर, रैदास सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। ये तीनों लोग, नानक, कबीर, रैदास किसकी भाषा का प्रयोग करते थे? सदुक्कड़ी की। फिर तुलसीदास अवधी भाषा का प्रयोग और सूरदास ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। फिर बौद्ध काल के ग्रंथ यानी पाली भाषा में थे और महावीर स्वामी के ग्रंथ प्राकृत भाषा में थे। सम्राट अशोक के अधिकतर ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में हैं। रामायण संस्कृत भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। ये आपके कीवर्ड्स हैं, आप चाहें तो इनको नोट करते चलें। जो अवधी भाषा में 7 खंडों में था, जिसमें पहला क्या था? बालकांड। अंतिम कौन था? नामक लोधी वंश के समय में आए थे। यदि खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं तो खड़ी बोली का विकास सबसे अधिक यानी सबसे अधिक विकास किसका हुआ था? खड़ी बोली का। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और उर्दू के जनक, अंग्रेजी के जनक लॉर्ड मैकाले, संस्कृत नाटक के जनक अरविंद घोष हैं, जो राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। बुद्ध चरित जो बौद्धों का रामायण है, जिसका अश्वघोष ने लिखा था जिसको। तो ये सब सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर देखा जाए आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना व रचनाकार कौन कौन से हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचना है, इसको किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था, सर्वश्रेष्ठ कवि जिनको माना जाता है। वीरगाथा काल के पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। अब यहाँ से देखिए पृथ्वीराज रासो जो हैं, पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वीरगाथा काल के पृथ्वीराज, इन तृतीय के दरबारी कवि हैं। फिर बीसल देव रासो, इसको नरपत नाल ने लिखा। ये श्रृंगार काव्य के प्रथम ग्रंथ हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रृंगार काल का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बीसल देव रासो को। किसने लिखा था? तो नरपत नाल ने लिखा था। फिर आदिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना आल्हा खंड की, मतलब कौन है? परमाल रासो। अब आदिकाल की सबसे लोकप्रिय रचना कौन सी है? तो परमाल रासो है। इसको किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था, जगनिक। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आल्हा खंड से लिया गया है। फिर अगर देखा जाए तो कृतलता यानी विद्यापति ने लिखा है उपाधि मैथिली कोकिल का जन्म बिस्किजल। फिर इसके बाद में कृतपताका विद्यापति ने लिखा है, ये दरभंगा बिहार के रहने वाले थे। पहेलियाँ यानी पहेलियाँ जो हैं ये अमीर खुसरो ने लिखा था। उपाधि तोता ये हिंद, इनका जन्म पटियाली में हुआ था। फिर आशिका जो है ये भी अमीर खुसरो ने लिखा था। फिर यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी पुष्ट मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। पुष्ट मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। फिर अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विठल देव। फिर अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? सूरदास। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वाड़ी के डिडक्टर, ये पंचमेल खिचड़ी, ये सदुक्कड़ी बोली के कौन थे? तो ये भैया इसमें आते हैं कबीरदास जी। यहाँ आप चाहें तो वाड़ी के डिडक्टर किसको लिख सकते हैं? कबीरदास। तो ये आपके मोस्ट हैं। इससे ज़्यादा एक पॉइंट और है, उसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे जो मैंने अभी बताया था कि आदिकाल को किस मतलब वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये उपनाम यहाँ पर कुछ शार्ट में लिखे हुए हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने जो 5 लोग को बताया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं। कि आदिकाल जो है वीरगाथा काल कहा जाता है, 1050 से लेकर 1375 तक है। फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्तकाल जिसे बोलते हैं 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल इसको बोला जाता है, ये 1700 से लेकर 1900 तक है। और आधुनिक काल जो है इसे गद्य काल बोला जाता है, ये 1900 से लेकर के अब तक है। अब रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है,
आदिकाल के उपनाम जो हैं, जैसे प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिस्र बंधुओं ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल किसने कहा है, ये गेयरसन ने कहा है। फिर आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। जैसे वीर गाथा काल के, देखिए ऐसे आप हेडिंग डाल सकते हैं, काल के नाम या आदि काल या वीर गाथा काल। तो काल के प्रमुख कवि कितने हैं, काल इन कवि की प्रमुख कृत क्या क्या है। तो वीर गाथा काल में आते हैं विद्यापति, इन्होंने लिखा है कीर्तलता, अभी जो मैंने दिखाया था कीर्त पताका या एवं पद्मावती, यानी पद्मावती। इसके आदिकाल, ये आदिकाल या अपभ्रंश एवं हिंदी संधिकाल इनको कहा जाता है। एक मिनट। फिर अगर देखा जाए तो जैसे नरपत नाल, इससे बीसल देवरासो, और इसमें यानी संधिकाल इसको कहा जाता है। फिर दलपत विजय, ये सुमान रासो, फिर चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, फिर जयदेव गीत गोविंद हैं। इधर इनके काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये आप देख सकते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्त काल किसे कहा जाता है, नोट, यानी भक्त काल की हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। मैंने अभी बताया भी था, वही सारी चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं। कबीरदास, बीजक, रमैनी, शवद, साखी, इन्होंने लिखा है। जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, फिर पद्मावत, सूरदास, सूर सागर साहित्य लहरी, तुलसीदास, रामचरितमानस, इन सब की विशेष बहुत ज़्यादा जितनी रचना है वो सारी आपको मिलेंगी बहुत जल्द ही। आप इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उत्तर मध्यकाल के हैं, अगर देखा जाए तो केशवदास हैं, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका भूषण, शिवभूषण, शिवराज भूषण, शिवा वाहिनी, ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मिलते हैं फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।